अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। टुडे इज़ द फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स और बुक है ये पंजाब बोर्ड की 9th क्लास मैथमेटिक्स। तो आज पहला लेक्चर है तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से और 1.1 पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें जो बुक के अंदर पहले बेसिक्स बताई हुई हैं, सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स समझाऊंगी, उसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स क्या होती है। फॉर एग्जांपल नंबर्स तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से। रियल नंबर कौन से होते हैं? सिर्फ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये क्या है? ये सब रियल नंबर्स हैं। अगर मैं इन रियल नंबर्स को अरेंज कर दूं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इन रियल नंबर्स को अरेंज किया और साथ में इनके साइड पे हमने क्या लगा दी? एक लार्ज ब्रैकेट। क्या किया कि रियल नंबर्स वही हैं, उनको बस मैंने अरेंज किया है और उनके साइड पे ब्रैकेट लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? मैट्रिक्स। तो असल में मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स और कुछ भी नहीं होता, बस जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं उनकी एक ख़ास किस्म की अरेंजमेंट होती है जिसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया हुआ होता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है हमारे पास मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स आपके पास किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि इस तरीके की हो सकती है, इस तरीके की मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, तो ये तमाम किस्म मतलब इसके अंदर। और हाँ, एक और बात कि ये जो इसके अंदर नंबर्स है मैट्रिक्स के अंदर, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स या फिर इनका दूसरा नाम क्या है? एंट्रीज। ठीक है, एलिमेंट्स और एंट्रीज इनके अंदर वाले नंबर्स को कहा जाता है। अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स में लिखा हुआ है ये 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितनी एंट्रीज हैं? टोटल 6 एंट्रीज हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स के अंदर ऐसे लिखा हो 1 + 1 2 3 4 5 6, तो अब इसके अंदर जो ये दो नंबर है ना, ये अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक ही है पूरा। जब बीच में आपके पास कोई प्लस माइनस कोई इस तरह की साइन डली हुई होती है तो वो क्या होता है? आपका एक ही नंबर कंसीडर होता है, यानी कि एक ही एलिमेंट कंसीडर होता है। तो अब ये 1 + 1 प्लस होकर 2 हो जाएगा, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा यूं 2 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये होती है मैट्रिक्स। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मैंने जो आपको बताया कि ये हमारे पास क्या थे? एलिमेंट से, एंट्रीज से, या फिर इसको एंटिटी भी कह सकते हैं, एनटीटी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इसके अंदर जो एलिमेंट्स या एंटिटीज़ हैं, इनको रोज़ और कॉलम के वाइज, देखो ये हमने रोज़ और कॉलम वाइज अरेंज किया है ना, तो हमें पहले ये समझना है कि इनमें रोज़ क्या है और कॉलम क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ, जैसे कि यही वाली ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6। तो अब ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल है ये क्या है? रोज़, और ये वर्टिकल क्या है? कॉलम्स। ठीक है, ये बात आपने नहीं भूलनी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। ये जो है हॉरिजॉन्टल ये क्या है? रोज़, और ये कॉलम्स। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं? फर्स्ट ये और सेकंड ये, R1 R2। इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं? C1 C2 C3। ठीक है, 2 रोज़ और 3 कॉलम। अगर मैं एक ले लूँ मैट्रिक्स जैसे कि 1 2 3, तो इसके अंदर कितनी रोज़ हैं? 1 2 3 R1 R2 R3, 3 रोज़ हैं और ये एक कॉलम है। कॉलम कितने हैं? C1। तो इसके अंदर कितनी रोज़ हो गई? 3 रोज़ हो गई और 1 कॉलम हो गए। ठीक है, तो ये बात अब आपको याद रखनी है कि इस तरीके से रोज़ हैं मैट्रिक्स के अंदर और इस तरीके से कॉलम है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है इस तरीके की है, सिर्फ उसमें ये लिखा हुआ है, तो इसके अंदर कितनी रो है? एक ही रो है और एक ही कॉलम है। और अगर हमारे पास हम ले लेते हैं एक मैट्रिक्स यूँ 2 और 1, इसके अंदर कितनी रोज़ हैं? R1, एक रो है और 2 कॉलम है, C1 C2। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर का क्या मतलब होता है? तरतीब। कि जब हम मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करते हैं तो हम उस मैट्रिक्स की तरतीब क्या रखेंगे, उसका ऑर्डर क्या रखेंगे। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 5 6 7 2 3 4, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये 2 रोज़ हैं इसके अंदर, R1 R2, और ये 3 क्या हैं? कॉलम, C1 C2 एंड C3। तो जो भी हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा ना, ये बात आपने याद रखनी है, वो क्या होगा? हमारे पास रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो
जब हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे ना तो सबसे पहले हम रोज़ लिखेंगे, बाद में कॉलम्स लिखेंगे। अगर आपने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, आपने पहले कॉलम लिख दिया और आपने बाद में रोज़ लिख दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझसे पूछ रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ है ना, तो मैं लिख दूंगी कि 2 रोज़ और कॉलम कितने, 3 कॉलम्स, ठीक है, यूँ लिख दूंगी। या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, 2/3, 2/3 भी लिख सकती हूँ, या 2/3, ठीक है। ये तरीके मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ, और 2/3 भी लिख सकती हूँ। लेकिन जो एक चीज़ मुझे करनी है वो ये है कि पहले देखो रोज़ आनी चाहिए, हमेशा पहले क्या आएंगी, रोज़। यहाँ पे पहले मैंने 2 रोज़ बताई, 2 रोज़, ठीक है। सबसे पहले हम जब इसका ऑर्डर बताएंगे तो पहले रोज़ बताएंगे और बाद में कॉलम बताएंगे। अगर अब हम एक मैट्रिक्स से लेते हैं ऐसी 2 3, ठीक है, तो इसमें 2 रोज़ हो गई, R1 R2 और एक कॉलम हो गया C1। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, इसका ऑर्डर हमारे पास आ गया, ऑर्डर क्या था, R क्रॉस C था ना, तो R/C, यानी कि रोज़ कितनी है, 2/1, कॉलम इसमें 1 है, तो 2/1 इसका ऑर्डर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल का तो आप लोगों को पता ही है कि बराबर, लेकिन हमारे पास 2 मैट्रिक्स बराबर कब होंगे, इसमें हमें ये देखना है। अच्छा देखिए, हमारे पास जो भी एक मैट्रिक्स है ना, उसको हम डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स है ये, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं A = यानी कि हम यहाँ पे इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इक्वल मैट्रिक्स कब होंगी। इक्वल मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए आपके पास 2 शराइत हैं, 1 और 2। तो फर्स्ट हमारे पास क्या बात होनी चाहिए कि ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम। किसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि जो 2 हम मैट्रिक्स ले रहे हैं ना इक्वल करने के लिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है वो तो आप लोग पढ़ चुके हैं, रोज़ और कॉलम्स, ठीक है। तो पहली बात हो गई कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंटिटीज शुड बी सेम, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी सेम। अच्छा, ऑर्डर तो आप लोगों को पता है क्या होता है, लेकिन कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं। एंट्रीज तो आप लोगों को पता लग गया है कि ये जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं एंट्रीज होती हैं। कॉरिस्पॉन्डिंग से क्या मुराद है, अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ A 2 3 4 5, और यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ B, और उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट लिख देते हैं 5 6 7 8, ठीक है। तो हमें जब भी एक 2 मैट्रिक्स को इक्वल कंसीडर करना है तो उसमें 2 बातें होनी चाहिए। पहली बात क्या कि ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए। अब देखें इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 रोज़ 2 कॉलम्स, 2 रोज़ 2 कॉलम्स, यानी कि पहली तो हमारे पास शर्त थी वो पूरी हो गई। यानी कि क्या हुआ कि 2 रोज़ 2 कॉलम, इनका ऑर्डर तो हमारे पास सेम हो गया। दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज। कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज से क्या मुराद होता है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज मतलब इसकी ये फर्स्ट वाली, इसकी ये फर्स्ट, तो ये एक दूसरे की क्या है, कॉरिस्पॉन्डिंग। इस तरफ 4 और ये 7 ये कॉरिस्पॉन्डिंग है, ये 3 और 6 कॉरिस्पॉन्डिंग है, 5 और 8 कॉरिस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो हमें ये भी देखना है कि इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, यानी कि अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं A और B, क्या ये इक्वल हैं, नहीं, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। क्योंकि पहली चीज़ तो हमारे पास कंप्लीट हो रही है कि इनका ऑर्डर तो सेम है, लेकिन इनकी एंट्रीज हमारे पास सेम नहीं है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकती। 2 इक्वल मैट्रिक्स हम क्या ले सकते हैं कि A हम ले लेते हैं 5 6 और B मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 5 और 6। अगर ये हम दोनों सेम मैट्रिक्स लेंगे ना तभी हमारे पास इक्वल हो रही हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि A = B। अब हम क्यों कह रहे हैं कि इनका हमारे पास ऑर्डर भी सेम है, 2 रोज़ और 1 कॉलम, 2 रोज़ 1 कॉलम, ऑर्डर भी सेम है, पहली बात हो गई। और दूसरी बात क्या थी, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, 5 5 6 6। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल कहलाएंगी। अगर इन दोनों में से एक भी बात पूरी ना हो तो वो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगी फिर। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर इसका क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर मैंने आपको फाइंड करना सिखा दिया है। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं अभी मैंने आपको बताया था कि R क्रॉस C, यानी कि पहले हमेशा हमें रोज़ बताने हैं, उसके बाद कॉलम बताने हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ मैट्रिक्स दी हुई है, इनका आपको ऑर्डर बताना है, यानी कि रोज़ कितनी और कॉलम्स कितने। फर्स्ट को देख लेते हैं A, जिसका नाम है मैट्रिक्स A। उसके अंदर कितने रोज़ हैं, 1 2 रोज़ 2 कॉलम। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/2। अब इस 2/2 के अंदर आपको कैसे पता लगेगा कि रोज़ कौन सी हैं, फर्स्ट वाली, ठीक है। फर्स्ट वाली 2 रो और 2 कॉलम, हमेशा यहाँ पर रो आनी चाहिए, यहाँ पर कॉलम, ठीक है। 2/2 है इसका ऑर्डर। सेकेंड मैट्रिक्स से लेते हैं 2 रोज़ 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2। थर्ड देखें
1 रो 2 कॉलम्स, 1/2 इसका ऑर्डर है। ठीक है, इसके अंदर कितनी रोज़ हैं? 1 2 3 रोज़ हैं और कॉलम कितना है? 1, एक ही कॉलम है, तो 3/1 इसका ऑर्डर हुआ। नेक्स्ट में 1 2 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2। ठीक है, 3/2, 3/1, यहाँ पे बाय भी लिख सकते हैं हम, हमारी मर्जी इसको जैसे भी लिखें। अच्छा, और एफ, लेकिन ज़्यादा अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप बाय लिखें। ठीक है, 3/2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 रोज़ 2 कॉलम्स। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय इसके कि आप बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालें। अच्छा, नेक्स्ट में कितने, देखो एक रो और एक ही कॉलम, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1/1 का ऑर्डर हुआ इस मैट्रिक्स का। ठीक है, इसी तरीके से जी मैट्रिक्स सी भी है, 1 2 3 रोज़ हैं और 1 2 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3/3 का ऑर्डर है। नेक्स्ट के अंदर क्या है? 1 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो 2/3 का इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन 2 में इनमें से आपको बहुत सारी मैट्रिक्स दी हैं और आपसे पूछा हुआ है कि कौन सी मैट्रिक्स जो है इनमें इक्वल है, इनमें से कौन सी मैट्रिक्स इक्वल है ये आपको बताना है। ये तमाम अलग अलग मैट्रिक्स है, A B C D। अच्छा, सबसे पहले देखें कि इसके अंदर जो मैट्रिक्स सिंपल फॉर्म में नहीं है उसको हम सिंप्लीफाई कर लें। जैसे कि जी मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें मैंने आपको पहले समझाते हुए एक बात बताई थी कि अगर मैट्रिक के बीच में प्लस माइनस कोई भी साइन डलाओ तो वो एक एंट्री कंसीडर होती है, एक एंटिटी कंसीडर होती है। तो इस जी मैट्रिक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 माइनस, देखो पीछे में यहाँ पे साइन डले हुए प्लस माइनस के, तो 3 - 1 कितना होता है? 2 और 3 + 3 6। तो ये मैट्रिक्स ऐसे बनेगी। इस तरीके से जो मैट्रिक्स आई आपको दी हुई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 और 3 + 2 प्लस हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा? 5। ठीक है, इस तरह हम जे मैट्रिक को भी अभी हम इनको सॉल्व नहीं करें, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करें, अभी जस्ट हम सिंप्लीफाई करें अपने क्वेश्चन को, अपने मैट्रिक्स को। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 2 + 2 4 + 2 6 2 - 2 0 और 2 + 0 2। ठीक है, तो ये बन गई। अब हम लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सी मैट्रिक्स जो है हमारे पास इक्वल है। अच्छा, और साथ ही साथ इस मैट्रिक को भी सिंप्लीफाई करना था जो हमने नहीं किया, कर लेते हैं। सी मैट्रिक इसके बराबर हो जाएगी, 5 - 2 लिखा हुआ है ना, यानी कि ये एक ही एंट्री है, तो इसको हम 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास ये बन गई। ठीक है, अब हम लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सी मैट्रिक्स इक्वल है। तो इसके आंसर में फर्स्ट तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? देखो, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स ए एंड सी आर इक्वल, तो हम लिख सकते हैं कि ए = सी। ठीक है, और मैट्रिक्स से इक्वल होने के लिए 2 बातें होनी चाहिए जो मैं आपको बता चुकी हूँ। पहली बात कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी बात कि उसके अंदर एंटिटीज़ भी सेम होनी चाहिए, कॉरिस्पॉन्डिंग एंटिटीज़। अब इसके अंदर एक रो एक कॉलम और एंटिटी भी बिल्कुल सेम है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि A = C। ठीक है, और बताते हैं, और इसके अंदर हम कौन सी सेम हो सकती है? मैट्रिक्स बी के इक्वल कौन सी मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स आई। देखें, इसके अंदर 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम और इसकी एंटिटीज़ भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि B = I। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं कौन सी E, मैट्रिक्स E कहाँ है? ये रही मैट्रिक्स E, किसके इक्वल है? H और J। ये तीनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है। कैसे? देखो, 4 0 6 2, यानी कि इनका ऑर्डर भी तीनों का सेम है और इनकी एंटिटीज़ भी सेम है। ये मैट्रिक्स हमारे पास ही, इसको हमने सिंप्लीफाई करके ये बनाया। ठीक है, तो हमारे पास E H और मैट्रिक्स J इक्वल है, E H J आर इक्वल। ठीक है, ये होगा इक्वल। इसके अलावा और कोई मैट्रिक्स है जो सेम है? यस, F, मैट्रिक्स F एंड मैट्रिक्स G। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया था, तो F और G हमारे पास सेम है, ऑर्डर भी सेम है, 2 रोज़ 1 कॉलम, 2 रोज़ 1 कॉलम और एलिमेंट्स भी सेम है, एंटिटीज़ भी सेम है। सो वी कैन से दैट F = G, यानी हमारे पास ये तमाम मैट्रिक्स जो हैं लिख दिया हमने, ये तमाम मैट्रिक्स इक्वल हैं। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर देखें आप लोगों को क्वेश्चन कैसे वाले क्वेश्चन पढ़ा करें। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ABCD विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। आपको 2 इन्होंने मैट्रिक्स यहाँ पर दे दिए हैं और कह रहे हैं कि ABCD की वैल्यूज़ निकाली। इनके अंदर ये एंटिटीज़ हमें दी हुई हैं, इनके अंदर देखें A + C, यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो रिक्वायरमेंट क्या है इसमें? रिक्वायर्ड क्या है? वैल्यूज़ ऑफ A, B, C एंड D। ठीक है, ये 4 चीज़ें हम लोगों को निकालनी है।
और एक चीज़ पर अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पर बीच में इक्वल का साइन है, यानी कि इन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हैं। और मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि लाजमी होती हैं। पहली ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी बात एंटिटीज़। और कौन सी एंटिटीज़, कॉरिस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ भी सेम होनी चाहिए। तो इन्होंने हम लोगों को ये तो बात बोल दी है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब हम लोगों को इनमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, अल्फ़ाबेट्स की या वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी। तो अब क्या करेंगे, कॉरिस्पॉन्डिंग को इक्वल लेंगे। जब इक्वल मैट्रिक्स है तो इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ भी इक्वल होंगी ना। तो a प्लस सी किसके कॉरिस्पॉन्डिंग है, 0 के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इसके कॉरिस्पॉन्डिंग कौन सी है, ये। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। c माइनस वन किसके कॉरिस्पॉन्डिंग है, 3 के। और इसी तरीके से हमारे पास 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ठीक है, ये इसके कॉरिस्पॉन्डिंग है, 4d ये है इसके कॉरिस्पॉन्डिंग 2d। ठीक है, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस तो बन चुकी हैं। अब इन इक्वेशंस में से हम लोगों को वैल्यूज़ निकालनी। तो सबसे पहले अगर हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं, इक्वेशन 1 को। ठीक है, इक्वेशन 1 को हम ले लेते हैं यहाँ पर। इक्वेशन 1 में से हमने क्या देखा कि ए अपनी जगह पे है, और सी को अगर मैं इक्वल की उस तरफ ले जाऊँ तो यहाँ पर प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो मैं यूँ लिख सकती हूँ ना, ए इक्वल्स टू -c। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं ये वाली देखो, इसके अंदर a की वेरिएबल है, तो इसमें मैं इजीली वैल्यू निकाल सकती हूँ। लिखा हुआ है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 3 के अंदर लिखा हुआ है ना। तो c इज इक्वल टू 3, 1 वहाँ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या निकल आई हमारे पास, 4। c की वैल्यू 4 निकल आई। अगर हम इस c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट c इन इक्वेशन 1। ठीक है, अगर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करें, a इक्वल्स टू -c था, a इक्वल्स टू माइनस अपनी जगह पर, c की जगह आ जाएगी 4। तो हमारे पास a की वैल्यू भी निकल चुकी है, a और c की वैल्यू निकल चुकी है। अब इनके अंदर हम a और c की वैल्यू डाल के हम बाकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन 2 कब ले लेती हूँ। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या दी हुई है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -c। a की वैल्यू क्या है, -4 रखा। 2b की वैल्यू हमें नहीं पता, ये भी निकालनी है। 2b अपनी जगह पे है और 4 यहाँ पे माइनस का है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बना, -7 से +4 निकालेंगे तो हमारे पास 4 5 6 7, यानी कि हमारे पास बचा -3। ठीक है, तो b की वैल्यू निकल आई -3/2। सही है। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू रह गई, ये b की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तब हमारे पास कौन सी वैल्यू रह गई, सिर्फ और सिर्फ d की। इक्वेशन हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। 4d और ये 2d यहाँ पर किसका है, प्लस का है, वहाँ आके माइनस का हो जाएगा। -2d इज इक्वल टू, और 6 वहाँ चला जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। 4d में से 2d निकला, कितना बच गया, 2d प्लस का, पॉजिटिव का क्योंकि साइन हमेशा ग्रेटर का आता है, इक्वल्स टू 6। d इज इक्वल टू 6/2, d इज इक्वल टू 2 3 6 3। ठीक है, तो ये हमारे पास d की वैल्यू निकल आई है। और इसके बाद इन द लास्ट वी कैन से दैट, तो हमारे पास वैल्यूज़ चारों की निकल आई हैं। और इन द लास्ट वी कैन से दैट, इसका आंसर हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू -4, b इक्वल्स टू, ये जो -3/2 है किसके बराबर होता है, 3/2 1.5 के बराबर होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर -1.5 भी लिख सकते हैं। c की वैल्यू हमारे पास निकली है 4, और d की वैल्यू निकली है हमारे पास 3। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ निकल कर आ गई हैं, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहीं पर कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।